की धूप है और लगभग सब लोग फ्रेश होकर के एक बार नई ताजगी का एहसास तो कर ही रहे होंगे। और इसमें शायद अगर आप लिखने बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे लिखना बहुत इजी होता है और मन भी लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक मैराथन की, जो हमें जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान फास्ट ट्रैक पॉइंट है। कुछ समय लग जाएगा, तकरीबन 1 घंटे के आसपास। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेन ले लीजिए और एक पेज। जो पॉइंट्स आपको महत्वपूर्ण लगते हैं आप उनको नोट करते चले जाइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, थोड़ा सा तेज में बोलूंगा और पॉइंट छोड़ भी सकते हैं। आप वीडियो स्किप करके जो है रिवर्स करके आप जो है सुन सकते हैं। और ये सारे पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं। अब इनमें हम बता दें कि सबसे पहले हम आपको प्राचीन इतिहास के विषय में अध्ययन करवाएंगे, मध्यकालीन इतिहास के विषय में थोड़ी जानकारी मिलेगी आपको, और आधुनिक इतिहास के विषय में कुछ मिलेगा। कला एवं संस्कृति के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। भौगोलिक अवस्थिति क्या होती है, ये क्या है अभी। उसके बाद राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विविध प्रश्नों पर जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर अध्ययन करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो है प्राचीन इतिहास से। अभी मैंने बताया ना कि सारे बिंदु जो हैं केवल और केवल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आपको सभी बिंदु जो है उत्तर प्रदेश के आसपास देखने को या इनके इतिहास में मिल जाएंगे। देखिए, पहला बिंदु जो है उत्तर प्रदेश सहित भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मैं बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है यथा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। जी हाँ, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश में पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली तथा चंदौली के चकिया नामक पूरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आपको केवल पॉइंट नोट करने हैं। बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद के आसपास है, सोनभद्र के सिंगरौली तथा चंदौली के चकिया नामक पूरा स्थलों से जो है पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मेरठ एवं सहारनपुर के पूरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, ये भी जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश कह सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के नाम से विख्यात है। मध्य देश यानी कि उत्तर प्रदेश, जो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के 2 आब तक विस्तृत था। इसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। मैं पॉइंट को रिवाइज कर दे रहा हूं कि उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश को जो है उत्तर प्रदेश कहा जाता है प्रेजेंट टाइम पे। ये था जो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वाब तक विस्तृत था। इसमें जो है कुरु, पांचाल और जैसे विशाल राज्य सम्मिलित थे। रामायण की कथा कौशल, जो कि आज अयोध्या के नाम से जानी जाती है, राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है तथा महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कुरु वंश के संबंध स्थापित करती है। अगला बिंदु की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। ये महाजनपद थे कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी तथा चेदी। अगला बिंदु है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। चंद्रप्रभा तथा संभरनाथ आदि प्रसिद्ध तीर्थंकरों का जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और भी बिंदु हैं, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध ने अधिकांश सन्यासी जीवन
यहीं बिताया। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि ऋषि पत्तन या मृगदाव में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जी हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है, जो सारनाथ में दिया गया था। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के शोक नामक स्थल से कुषाण कालीन मंदिर मिला है, जो ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है। शक वंश के मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजूल था। जी हाँ, शक वंश के मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजूल था, जिसका उल्लेख मोरा, जो कि आज मथुरा से संबंधित है, से प्राप्त ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख में हुआ है। मोरा जो है पहले वाज मथुरा के नाम से जाना जाता है। जो पहले मोरा था वो वाज मथुरा है। शक वंश की मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजूल था, जिसका उल्लेख मोरा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख में हुआ है। अगला बिंदु है कि समुद्रगुप्त के उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति, जो कि प्रयागराज के नाम से अब प्रसिद्ध है, स्तंभ पर दरबारी कवि हरिशेन ने किया था। ठीक है। कन्नौज उत्तर प्रदेश, कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज के मोखरी वंशीय शासक ईशान वर्मा ने हूणों को पराजित कर उत्तर भारत को हूणों से मुक्त कराया था। तो इस प्रकार से ये प्राचीन इतिहास रहा। अब हम बात करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास क्या रहा है उत्तर प्रदेश का। इसमें पहला बिंदु है कि तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में दो नए नगरों फिरोजाबाद एवं जौनपुर का निर्माण कराया। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां की स्मृति में की गई थी। अगला बिंदु है कि 1394 में, जी हाँ 1394 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य का स्थापना फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख आमिर मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। अगला बिंदु है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का निर्माण किया तथा अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। और अगला बिंदु है कि 1572 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक शहर का निर्माण करवाया। और अगला बिंदु है कि शादत, जी हाँ शादत खां बुरहान उल मुल्क, सादत खां बुरहान उल मुल्क 1722 ईस्वी में अवध का प्रथम नवाब बना था। और अगला बिंदु है कि सफदर जंग 1739 ईस्वी में अवध का नवाब बना। इसे 1748 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया तथा इलाहाबाद का प्रांत इसे सौंपा गया। और अगला बिंदु है कि आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया था। ये रहा मध्यकालीन इतिहास। और आधुनिक इतिहास की बात करें तो 10 मई 1857 की क्रांति का प्रथम या प्रारंभ मेरठ छावनी से हुआ। उस समय लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। और अगला बिंदु है कि मार्च 1858 में लखनऊ में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया तथा ब्रिटिश रेजिडेंसी पर कब्जा भी कर लिया था। अगला बिंदु है कि झांसी पर सर ह्यूरोज ने 4 अप्रैल 1858 को कब्जा किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की हिरासत से निकलकर तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। और अगला बिंदु है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में भव्य दरबार का आयोजन किया गया तथा लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी की
घोषणाओं को पढ़ा। 1861 में शिव दयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की। और अगला बिंदु है कि 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। जी हाँ, इस बिंदु को मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU बना। और अगला बिंदु है कि कांग्रेस की स्थापना से स्वतंत्रता की प्राप्ति तक उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए। और अगला बिंदु है कि 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। अगला बिंदु है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में घटना घटित हुई, जिसमें उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरी जो है ये गोरखपुर के आसपास की घटना है। अगला बिंदु है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला बिंदु है वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण एवं लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन चलाया। अगला बिंदु है 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो कि लखनऊ के निकट है, काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह को ट्रेन से सरकारी खजाने लूटने के आरोप में फांसी दी गई तथा राम प्रसाद खत्री एवं मनमथ नाथ गुप्ता को आजीवन कारावास सजा दी गई। जी हाँ, मनमथ नाथ गुप्ता, काफी जो है नाम टेढ़ा है। अगला जो है बिंदु है वर्ष 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मालवीन द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। और अगला बिंदु है कि एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर में मदारी वासी के नेतृत्व में लगान के विरोध में किया गया था। और अगला बिंदु है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में अस्थायी सरकार का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पांडे ने किया था। इसी प्रकार से ये जो बिंदु खत्म हुआ जो है आधुनिक इतिहास। और अब हम बात करते हैं कला एवं संस्कृति की। तो उत्तर प्रदेश में मिले अशोककालीन अभिलेख निम्न प्रकार हैं। इसमें पहला है अहरौरा, ये मिर्जापुर का लघु शिलालेख, और दूसरा है टोपरा, खिजराबाद, सहारनपुर के आसपास का स्तंभ शिलालेख, ये स्तंभ लेख है। और तीसरा है मेरठ का स्तंभ लेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख। ये अशोक कालीन जो है अभिलेख हैं। चलिए बात करते हैं कि टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयाग किले में स्थापित कराया गया। अगला बिंदु जो है वो ये है कि प्रसिद्ध गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कौशाम्बी में स्थित है। गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। अगला बिंदु है कि जौनपुर के शिक्षा, संस्कृति, कला एवं व्यापार के कारण इसे सिराज ए हिंदुस्तान, पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर के अटाला मस्जिद तथा झांझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। और अगला बिंदु है कि जहांगीर ने सिकंदरा जो कि आगरा में है में अकबर का मकबरा तथा मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा बनवाया था। और अगला बिंदु है कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास एवं मोती मस्जिद का निर्माण कराया। चलिए अब बात करते हैं
भौगोलिक अवस्थिति की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की अवस्थिति जो है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। अगला बिंदु की बात करें तो उत्तर राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में चौथे स्थान पर है तथा देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। नेपाल से लगे 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत हैं। प्रदेश की नेपाल सीमा की कुल लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है शामिल हैं। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भूभाग है। अगला बिंदु की बात करें तो राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग विंध्यन शैल समूह द्वारा निर्मित हैं तथा इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश के जलवायु सामान्यतया उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय व मानसूनी प्रकार की है। और अगले बिंदु की बात करें तो गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र 1000 किलोमीटर तक है। यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं तथा कुल 28 जिलों से बहते हुए अंतिम में बलिया जिले से बिहार में प्रवेश करती हैं। अगले बिंदु की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। और अगला बिंदु है कि राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदी है जो गोरखपुर में राप्ती से मिलती है। और अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं, और नंबर 2 है मध्य भाग के मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र की मृदाएं, और तीसरा है दक्षिण पठार की मृदाएं। अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। और अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चंबल एवं यमुना नदी अवनालिका अपर्दन करती है। राज्य में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इटावा जिले में होता है। और अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16,582 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो राज्य का 6.88% है भाग है तथा देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 22वां है वन क्षेत्र में। और अगले बिंदु की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, जहां 2,539 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र है तथा सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भदोही है, जहां मात्र 3 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र पाया जाता है। और अगले बिंदु की बात करें तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 से 88 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। और अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि का गठन वर्ष 2007 से 8 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। और अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उद्यान कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक अलग विभाग का गठन किया गया था। और अगले बिंदु की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भूभाग पर खेती की जाती है। राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गोरखपुर जिले में होता है। और अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रेणुकूट सोनभद्र में बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निकालने का कार्य हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन जिसे
HINDALCO हिंडल्को द्वारा किया जा रहा है। यह सोनभद्र, बांदा, ललितपुर और चंदौली जिलों से प्राप्त होता है। और अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में यूरेनियम की खोज की गई है। ये अपने आप में एक अलग सा फैक्ट है। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 30 मई को घोषित की गई, जिसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति में 1.85% हिस्से को बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना है। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक राज्य है। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन का 88% तापीय विद्युत, 10% जल विद्युत एवं 2% नाभिकीय विद्युत के रूप में उत्पादित होता है। सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत भारत सरकार आगरा, इलाहाबाद व मुरादाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास या सहायता कर रही है। और अगला बिंदु है कि राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र की लगभग 18.9% नहरों से, 71.8% नलकूपों से, 9.3% कुओं, तालाबों, झीलों, पोखरों आदि द्वारा सिंचाई की जाती है। और अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध रामगंगा नहर पर स्थित है। और अगला बिंदु है चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ कुल चीनी उत्पादन का 39% उत्पादन किया जाता है। राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1903 में प्रतापपुर, जो कि देवरिया में है, की गई थी। और अगला बिंदु है कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना वर्ष 1979 में स्थापित किया गया था। सर्वाधिक कागज की मिलें मुजफ्फरनगर में स्थित हैं। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का अनुमोदन किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा निवेश स्थापित करना है। और अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश में लगभग 18.37 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो भारत में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, जिसकी लंबाई 752 किलोमीटर है। वर्ष 2021 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित 4 नए एक्सप्रेस वे प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से पहला है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे झांसी से इटावा तक, और दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से गाजीपुर, और तीसरा है प्रयाग एक्सप्रेस वे लखनऊ से प्रयाग तक, और चौथा है लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर से आजमगढ़। चलिए हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहला बिंदु है कि वर्ष 1937 में प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, जिसे 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले 9 नवंबर 2000 को पृथक कर उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। जी हाँ, 13 पर्वतीय जिले जो है वो 9 नवंबर 2000 को जो है अलग किए, यानी कि उत्तराखंड की स्थापना जो है वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश का शासन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या होने के फलस्वरूप यहाँ लोकसभा 80 तथा राज्यसभा 31 में सर्वाधिक जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगले बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। और अगले बिंदु की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और अगले बिंदु की बात करें तो राज्य में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।
था। और अगले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा एवं दूसरी विधान परिषद है। और अगले की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सदस्य हैं, जिनमें एक आंग्ल भारतीय भी सम्मिलित होते हैं, जिसे राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। और अगले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद का गठन वर्ष 1937 में किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 100 है। चलिए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था का पहला बिंदु है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही है। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार कर है। और इसी में अगला बिंदु है रेशम की 3 किस्मों शहतूती, टसर एवं अरंडी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। और अगला बिंदु है कि कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म लेने पर 2000 की धनराशि देने की योजना है। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश का बरेली जिला बेंत एवं छड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना 20 जनवरी 1966 को की गई थी। और अगला बिंदु है कि सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 1989 में किया गया था। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसी में अगला पॉइंट है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं मिलें की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना वर्ष 1969 में एक कंपनी के रूप में की गई थी। और अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख वर्ष 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा की जाती है। बुंदेलखंड निधि योजना 7 जिलों के विकसित या 7 जिलों के विकास के लिए वर्ष 1990-91 में शुरू की गई थी। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की दर 22.3% है। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश में 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 55,456 रही है। जी जो है 17-18 का आकलन है। और चलिए हम बात करते हैं विविध तथ्यों की। तो इसमें है उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, जबकि कन्नौज भारत की इत्र राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु है कि कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगला बिंदु है कि राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा अंग्रेजी और उर्दू अन्य भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें ताजमहल, आगरा किला तथा फतेहपुर सीकरी है। उत्तर प्रदेश ने नौशाद अली, रविशंकर, विकास, महाराज तलत महमूद तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहित कई संगीतकारों को उत्पन्न किया है। और अगला बिंदु है कि भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश को प्राचीन और मध्यकाल में संत कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, विष्णु शर्मा, प्रेमचंद तथा मलिक मोहम्मद जैसी आदि लेखकों के कारण हिंदी हार्टलैंड के रूप में भी जाना जाता है। और अगला बिंदु है कि भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का 8.5% उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है कि यमुना एक्सप्रेस वे 6 लेन है तथा यह 165 किलोमीटर नियंत्रित पहुंच के साथ है, जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसका रेलवे घनत्व 40 किलोमीटर है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ तथा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के क्या क्या प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है, राज्य पक्षी क्रेन है, राज्य वृक्ष जो है अशोक है, राज्य पुष्प पलाश है, और राज्य नृत्य कथक है, और राज्य खेल हॉकी है। तो इस प्रकार से आज का सेशन खत्म हुआ। नमस्कार।